हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अभी बनाया था रेलवे जीके जीएस पर आधारित। तो आज का ये दूसरा वीडियो है। जितने भी नए बच्चे इसको देखेंगे, वीडियो को पहला वाला भी अवश्य देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें सभी पीवाईक्यू प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें एक ज़रूरी सूचना ये है कि एनटीपीसी का जो पेपर होता है उसका थोड़ा ट्रेंड अलग होता है। उसमें साइंस और जो एक सेक्शन होते हैं सोशल साइंस के, लगभग बैलेंस बना के पेपर पूछा जाता है। वहीं पर आप देखेंगे एएलपी में या ग्रुप डी में, इन दोनों सेक्शंस में साइंस के सेगमेंट थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अभी तो हम एनटीपीसी को ही आधार बनाकर इस पूरे पैनल पीडीएफ को करवाएंगे। भविष्य में हम एएलपी और ग्रुप डी वालों के लिए साइंस के प्रश्नों को जो बेहतरीन है उसको इंक्लूड कर लेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे बच्चे, उनके लिए भी यह वीडियो उपयोगी होगा, क्योंकि उसमें भी जीएस पीआरटी में भी आने वाला है, टीजीटी में भी आने वाला है और पीजीटी में भी आएगा। और ये पूरा तीनों बच्चों के लिए, पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सभी के लिए उपयोगी होगा। इसी से काम चल जाएगा आपका जो करवाएंगे। लेकिन इसमें एएलपी और ग्रुप डी के लिए साइंस का सेगमेंट जो भविष्य में करवाएंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा मिलेगा। तो एनसीईआरटी बुक्स में जो एमसीक्यू दिए रहते हैं उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो को अच्छे से स्टडी कीजिए। और यहाँ पर जो प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर के भी प्रश्न हैं। साथ ही साथ स्टैटिक के भी प्रश्न मिलेंगे आपको। करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं, वैसे तो 4-5 आते हैं, लेकिन एनटीपीसी में 1 ही 2 प्रश्न आते हैं जो बीच बीच में आपको हम दिखाते रहेंगे। करंट अफेयर को आपको याद नहीं करना है, क्योंकि ये इरेलीवेंट हो जाता है टाइम के साथ। बस आपको उसकी प्रकृति देखना है कि किस लेवल का प्रश्न या किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको याद नहीं करना है। बगैर स्टैटिक के जितने भी प्रश्न होंगे, या इन चारों सब्जेक्ट के, साइंस के पोर्शन और सोशल साइंस के, इन सभी को आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। तो आइए आज के प्रश्न सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे और साथ ही साथ जहाँ पर ज़रूरी होगा उसकी व्याख्या भी देखेंगे। और हाँ, रेलवे में टाइम का बहुत ही कमी रहता है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि एक ही बार में प्रश्नों को पढ़ के समझ लेंगे और साथ ही साथ आंसर टिक करने की कोशिश करेंगे 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद, क्योंकि दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं रहता। उसमें टाइम का इशू रहता ही रहता है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है। यहाँ तुमलापल्ले खदान पहला ऑप्शन दिया गया है, जादूगोड़ा खदान दूसरा ऑप्शन दिया गया है, नरवा पहाड़ खदान तीसरा ऑप्शन दिया गया है, भटिन खदान चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा तुमलापल्ले खदान। यूरेनियम खदान में से एक है, दुनिया की भारतीय खदान, दुनिया की सबसे बड़ी खदान है तुमलापल्ले खदान। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, ऐसे ही आपको वहाँ दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। अगर स्ट्राइक नहीं किया तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वहाँ गलत मारेंगे तो -1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहता है पेपर में। तो इसलिए आपको निगेटिव से बचना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राजराजा ने बनवाया था।
ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं: बृहदेश्वर मंदिर, नाग स्वामी मंदिर, तिरुमंजेरी मंदिर, भगवान मुरुगन मंदिर। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको दिमाग में रखना है तंजावुर में है। तो चोल वास्तुकला का मंदिर है, और सम्राट का नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। अब यहीं से आपको एक प्रश्न यहाँ, 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे ही बन गए। तो पढ़ते समय आपको थोड़ा केयर करके चीज़ों को समझना है। और तमिलनाडु राज्य भारत के लोकेशन आप सभी को पता होगा कि यहाँ इसके लोकेशन है तमिलनाडु राज्य का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उन्नीस में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो प्रश्न यहाँ पूछ रहा है दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन। तो अहमदनगर पहला ऑप्शन दिया गया है, इलाहाबाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अहमदाबाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है, औरंगाबाद चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार स्टेशन स्थापित किया गया था 1967 में। 1967। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्धमान का राजा कौन था जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? अब देख रहे हैं कितना डीप पूछा गया है। अस्थायी बंदोबस्त के समय वर्धमान का राजा कौन था? तेज चंद पहला ऑप्शन दिया गया है, मेहताब चंद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, संगम रॉय तीसरा ऑप्शन दिया गया है, अबू रॉय चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा तेज चंद। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और इनके बेटे का नाम जो था वो चंद्र राय, प्रताप चंद्र राय, इनके एक बेटे थे। प्रताप चंद्र राय। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। औसत स्थिर लागत, औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत उत्पाद। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा औसत लागत। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन जैसे ही आप देखें तुरंत आपके दिमाग में अंग्रेजों का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन बंगाल दिया गया है, दूसरा ऑप्शन सूरत दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिल्ली दिया गया है, चौथा ऑप्शन बॉम्बे दिया गया है। तो औपनिवेशिक शासन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ होगी? जहाँ पर अंग्रेज पहले कब्जा करेंगे, जैसे हुआ पश्चिम बंगाल, आज उस समय का बंगाल प्रांत था। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब बंगाल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? 8वें नंबर का यहाँ पूछा गया है। एंटोनियो गुटेरस, कोफी अन्ना, यू थांत वान की मून। अब देख रहे हैं ये 9वें नंबर के हैं, इनको ना पूछ के वान की मून के बारे में पूछ लिया गया है। ये 8वें नंबर के थे, ये अभी भी वर्तमान में है महासचिव। तो ये स्टैटिक पोर्शन का प्रश्न हो गया, स्टैटिक जीके। तो आपको इसको याद कर लेना है
क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी 1948। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है, नहीं वाला प्रश्न देखते ही आपको उसमें तो गोला नहीं लगा पाएंगे, लेकिन कभी कभी उसमें अंडरलाइन किया रहता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है सॉल्व करते समय, नहीं तो हाँ वाला प्रश्न सॉल्व करके चले आएंगे और -1/3 नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है स्पीड, दूसरा ऑप्शन है एक्यूरेसी, तीसरा ऑप्शन डेटा स्टोरेज, चौथा ऑप्शन इंटेलिजेंस कोशेंट। तो इस प्रश्न का राइट जवाब जो हो जाएगा इंटेलिजेंस कोशेंट, क्योंकि विशेषता में इसके स्पीड भी शामिल है, एक्यूरेसी भी ठीक ठाक अच्छे से देता है, इंसानों से बेहतर देता है, और डेटा स्टोरेज की क्षमता भी इंसान से बेहतर है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्योंकि निगेटिव पूछा है ना, तो यही विशेषता इसकी नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी प्रश्न में आपको मिलेगा बुक्स में ये प्रश्न। आइए इसको देखते हैं। वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षा के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है कहलाती है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि दूसरा ऑप्शन दिया गया है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र तीसरा ऑप्शन दिया गया है, वर्तमान प्रतिभूमि चौथा ऑप्शन दिया गया है। वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए, ये नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ लिखा गया है, एक या एक से वर्ष, तो बंजर भूमि उसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि बंजर में खेती किया ही नहीं जा सकता, और जहाँ खेती किया जाता है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। वर्तमान प्रति या राइट प्रश्न होगा। कृषि योग्य बंजर भूमि या भी ठीक नहीं है इसमें, तो चौथा ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। बेंगलुरु, मदुरै, कोयम्बटूर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, चेन्नई चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई भी लोकेशन आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। ये भारत का मैप हुआ, ये तमिलनाडु राज्य हुआ यहाँ पे। पहले इसको मद्रास प्रांत बोला जाता था, चेन्नई आपको यहाँ लोकेशन मिलेगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन दिया गया 1952, दूसरा ऑप्शन 1950, तीसरा ऑप्शन 1953, चौथा ऑप्शन 1951। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1953 में गठन हुआ था। इस प्रश्न का राइट जवाब 1953 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब साइंस का ऐसे प्रश्न पूछा गया है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। अक्षतंतु, डेंड्राइट्स, कोशिका पिंड, तंत्रिका शिरा। तो कभी भी आप अगर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे होंगे कुछ इस तरीके से रहता है, एक ऐसे बना रहता है, फिर इसमें एक गोलाकार आकृति होती है, फिर इसमें ऐसे कुछ ऐसे करके कुछ निकाल के बनाया दिया जाता है, ऐसे करके। ये रफली चित्र है, ये एकदम सेम टू सेम ओरिजिनल चित्र नहीं है, ऐसे करके इसमें बना दिया जाता है न्यूरॉन की संरचना। तो इसमें डेंड्रॉइड राइट ऑप्शन होगा। डेंड्रॉइड यही लोकेट होता है सूचना प्राप्त भाग का।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अब यह भी कोई समझने वाला बात नहीं, अगर आपको याद है तो कर पाएंगे, नहीं तो स्किप करके आना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन 29 अप्रैल दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 28 अप्रैल दिया गया है, तीसरा ऑप्शन 27 अप्रैल दिया गया है, चौथा ऑप्शन 30 अप्रैल दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा 29 अप्रैल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ऋण की वसूली पहला ऑप्शन है, विनिवेश दूसरा ऑप्शन है, ऋण लेना तीसरा ऑप्शन है, कर चौथा ऑप्शन है। वहाँ भी आपको पेपर हॉल में सॉल्व करते समय ऐसे एक ही बार में पढ़ के टिक कर देना है कि यहाँ जो कर लिखा है इसको इंग्लिश में टैक्स बोला जाता है। तो टैक्स जो है पूंजी प्राप्ति का हिस्सा के अंतर्गत नहीं आता है, यहाँ भी नहीं लिखा गया है। तो इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, इकोनॉमिक्स का प्रश्न भी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी पहला ऑप्शन दिया गया है, अली बंधु दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मोहम्मद अली जिन्ना तीसरा ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यदि आप अच्छे से जीएस को स्टडी किए हैं तो आपको खिलाफत आंदोलन नाम पढ़ते ही तुरंत आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रन करना चाहिए, जिसमें अली बंधु राइट प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन। तो ऑप्शन 1 1955 दिया गया है, ऑप्शन 2 यहाँ दिया गया है 1967, ऑप्शन 3 1965, ऑप्शन 4 1957। तो 1947 में देश आज़ाद हो गया था। आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे अगर आपको नहीं आ रहा है तो याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 1945 के बाद 1950 आएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, 5 साल अगर देखेंगे। उसके बाद 1955 आएगा, जो कि इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है। तो आप ऐसे नोटिस कर सकते हैं कि हो सकता यही लगा दीजिए अगर गेस करके लगाना है, क्योंकि ये सब थोड़ा लेट हो जाएंगे डेट, ठीक है ना। सॉरी, यह प्रश्न इस लॉजिक पे नहीं सॉल्व हो पाएगा, लेकिन कोई प्रश्न इस लॉजिक पे सॉल्व हो भी जाता है। तो इस प्रश्न में आपको इस लॉजिक पे देखना है। जैसे यहाँ 1955 लिखा गया है, उसके बाद इसको अगर क्रम में रखेंगे आज़ादी के बाद तो पहले ही आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, और तीसरे पे 1965 आएगा, चौथे पर आ जाएगा। तो इसमें हमें थोड़ा से दिमाग में रखना रहता है कि जब इसमें पूछा रहता है, अगर आपको नहीं पता है सन, क्योंकि कितना डेट को याद रख पाएगा, तो आपको पहला छोड़ के दूसरे पर टिक कर देना रहता है। तो आपका लगभग 60% चांस होता है सही होने का। और इसी प्रकार कभी कभी चौथा छोड़ के तीसरे पे टिक कर देना रहता है, जहाँ 4 ऑप्शन आते हैं। तो ऐसे करके आप सभी लोग थोड़ा से अपने आप को 1-2 क्वेश्चन प्रश्न कर सकते हैं। जहाँ लाखों बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ पर यदि आप इस तरीके से जो नहीं आ रहा है प्रश्नों को सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आप लगभग 10,000 बच्चों से आगे निकल जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसने 1994 में निलंबित कर दिया गया। तो यूएनओ स्टैटिक पोर्शन है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहला ऑप्शन दिया गया, महासभा दूसरा ऑप्शन दिया गया, सुरक्षा परिषद तीसरा ऑप्शन दिया गया, न्यास परिषद चौथा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा न्यास परिषद। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाँ, अभी देखिए, वैसे तो ये रीजनिंग का सवाल है, लेकिन यहाँ जीएस का
जानकारी आपको होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, या कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है, क्योंकि प्रश्न आपको पेपर में करने ही रेंडमली स्क्रीन पर आएगा वहाँ पे, तो भागना नहीं है इससे। ये क्या नाम है, रीजनिंग का है तो इसको नहीं सॉल्व करना। जितने भी संभव हो सकते हैं, जिसका लिंक जीएस से है, जिसका भी लिंक जीएस से है, उसको हमने शामिल कर लिया है रीजनिंग के प्रश्नों को, 4-5 इसमें। तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, आपका प्रश्न सही होना चाहिए बस, और ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। देखिए पहला कमीज लिखा गया है यहाँ पर, इसका संबंध यहाँ दिया गया है परिधान, और समानुपात का चिन्ह लगा के हार का संबंध पूछ रहा है इसमें। तो कमीज परिधान है, जैसे लिखा गया है, तो इसका संबंध किससे होगा। आभूषण यहाँ दिया है पहला ऑप्शन, गर्दन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, चेन तीसरा ऑप्शन दिया है, सोना चौथा ऑप्शन दिया गया है। कभी कभी कन्फ्यूजन होने लगता है, तो हमें इसमें मैच कराना है कि कमीज और परिधान में क्या रिलेशन बन रहा है। तो परिधान के अंतर्गत कमीज आता है, तो उसी प्रकार आभूषण के अंतर्गत हार आएगा। आपको इस लॉजिक से इसको सॉल्व करना है। चेन कोई मतलब नहीं, गर्दन भी कोई मतलब नहीं, ये सोना भी कोई मतलब नहीं, गर्दन भी कोई मतलब नहीं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे, ये कॉमन सेंस का प्रश्न होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। चालू खाता पहला ऑप्शन दिया गया है, चालू खाता शेष दूसरा ऑप्शन दिया गया है, चालू खाता घाटा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, व्यापार का संतुलन चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो आयात और निर्यात का संतुलन हुआ तो यह व्यापार संतुलन के अंतर्गत आता है, बैलेंस ट्रेड इसको इंग्लिश में बोला जाता है, बैलेंस ट्रेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारत पहला ऑप्शन दिया गया है, जापान दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कनाडा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, चीन चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, अगर यहाँ अस्थायी लिखा गया होता तो यहाँ पर भारत हो जाता ऑप्शन में, लेकिन अस्थायी लिख दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा चीन। कनाडा भी नहीं है, जापान भी नहीं है, भारत भी नहीं है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए करंट का प्रश्न आ गया, 2019-20 का जो करंट था वही पूछा गया था इसमें, और 2021 का ये पेपर हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको, जो एनटीपीसी का हुआ था। इसको आपको याद नहीं करना है, इस प्रश्न को बस आपको समझना है। देखिए स्पेनिश ला लीग का खिताब 2019-20 किसने जीता था। रियल मैड्रिड, एफसी, एचडीसी हुस्का, रियो बेलकेनो, एफसी बार्सिलोना। तो इन सभी नाम आप जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये सब नाम आपको पेपर करंट अफेयर पढ़ते समय मिलते ही मिलते हैं। तो उस समय आपको ये दिमाग में रखना है कि ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, या प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो स्पेनिश ला लीग जब भी आप पढ़िए, जो अभी नया बना हो उसको याद रख लीजिए। तो इस प्रश्न में उस टाइम रियल मैड्रिड एफसी सही था, आज तो कोई बदल ही गया होगा, तो इसको आपको करंट अफेयर्स की बुक में चेकआउट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको बस आपको हम दिखाने के लिए लाए हैं किस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का यह प्रश्न है, कंप्यूटर क्षेत्र में LIFO का क्या अर्थ है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, इंग्लिश वर्जन इसका देखें, लास्ट इन फर्स्ट आउट पहला ऑप्शन दिया गया है, लास्ट इन फिनिश आउट दूसरा ऑप्शन दिया गया है,
लास्ट इन फर्स्ट आउट तीसरा ऑप्शन दिया गया है, लास्ट इन फर्स्ट आउट चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, तीसरा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। LIFO, LIFO, एक FIFO होता है, FIFO होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये आ गया पॉलिटी का प्रश्न है। पृथक आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन दिया गया विशाल आंध्र आंदोलन, दूसरा ऑप्शन तेलुगु आंध्र आंदोलन, तीसरा ऑप्शन हमारा आंध्र आंदोलन, चौथा ऑप्शन आज़ाद आंध्र आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा विशालांध्र आंदोलन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसको उसी टाइम हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि उस टाइम आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए एक बहुत तीव्र मांग चल रही थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। सीड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? अब यहाँ पुस्तक के लेखक उस टाइम के पूछा गया है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं, पेपर में कभी भी आ सकता है। और लेटेस्ट कुछ पुस्तकों के नाम आपको पता होना चाहिए, तो इसको आप करंट अफेयर की बुक्स मैगजीन से पढ़ लेंगे, क्योंकि पेपर में आ सकता है। इस सेट में दिया है तो भविष्य में भी आएगा, किसी न किसी सेट में मिलेगा ही मिलेगा। पहला ऑप्शन ये दिया चिदानंद राजघट्टा, दूसरा ऑप्शन कमला भसीन, तीसरा ऑप्शन सबा नकवी, चौथा ऑप्शन दिया गया अरुंधति राय। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सबा नकवी। ये पीएम के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है, और उस समय के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन विशु दिया गया है, दूसरा ऑप्शन बेस्ट वरास दिया गया है, पेस्टू वरास, तीसरा ऑप्शन वर्षा पिरप्पू दिया गया है, चौथा ऑप्शन उगादी दिया है। तो इस प्रश्न का तमिल नववर्ष पूछा है यहाँ पर, तो वर्षा बिरप्पू इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रोटीन, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों को संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम पहला ऑप्शन दिया गया है, फास्फोरस दूसरा ऑप्शन दिया गया है, नाइट्रोजन तीसरा ऑप्शन दिया गया है, पोटेशियम चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी आप लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण किस तत्व का उपयोग किया जाता है, उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। और कभी कभी पेपर में पूछा जाता है पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो आपको टिक कर देना है मैग्नीशियम धातु। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव समाज के प्रतीक के रूप में किसे माना जाता था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमामंडन नहीं करेगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी के टाइम की बात है। तो यहाँ कुम्हार पहला ऑप्शन दिया गया है, हथकरघा दूसरा ऑप्शन दिया गया है, चरखा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, स्पिनिंग जेनी चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो उस समय जो हमारा चरखा था उसी को मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा गया। मानव समाज के प्रतीक के रूप में मशीनों और प्रौद्योगिकी को ये समझा जाता था कि इंसान के जॉब को कम कर दे रहे हैं।
तो इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता था उस टाइम, लेकिन समय के हिसाब से चीज़ें बदल गई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? मृतोपजीवी पहला ऑप्शन दिया गया है, प्राणी समभोजी दूसरा ऑप्शन दिया गया है, परपोषित तीसरा ऑप्शन दिया गया है, स्वपोषी चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा स्वपोषी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, सर्जक रक्षक पहला ऑप्शन, फ्यूज दूसरा ऑप्शन, सुरक्षात्मक रिपले तीसरा ऑप्शन, परिपथ वियोजक चौथा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा फ्यूज। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए प्रश्न बहुत बार बहुत पेपरों में पूछा जाता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर पहला ऑप्शन दिया गया है, अन्ना दा शंकर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, हुमायूं कबीर तीसरा ऑप्शन दिया गया, विष्णु डे चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी एनसीईआरटी की लाइन उठा के हूबहू रख दिया गया है। जब बुक्स पढ़ते हैं आप पॉलिटी की, क्लास 11th या 12th में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से एक उठाया गया है हूबहू एकदम, यही लाइन लिखा गया है कि अभिव्यक्ति आयाराम गयाराम भारत में राजनीतिक शब्दावली में लोकप्रिय हो गई। इसका वर्णन करने के लिए बिपिन लाल, दुर्गेश लाल, गयालाल, जयालाल इनमें से कौन से व्यक्ति जिम्मेदार थे? तो उस समय हरियाणा में यह शब्द प्रचलन में आया था। एक गयालाल नाम के व्यक्ति थे जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में आया जाया करते थे। उन्हीं के लिए आयाराम और गयाराम नाम शब्द आया। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे। ये जो एनसीईआरटी पढ़ा है वही इसको कर पाएगा, वरना ये वेरी टफ कठिन प्रश्नों में से एक है, क्योंकि ये कहीं पे बताया नहीं जाता, कोई पढ़ाता नहीं इसको। ये एनसीईआरटी जो पढ़ेगा उसी को ही एक प्रश्न कर पाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ कब हुई? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया 1958 पहला ऑप्शन है, 1959 दूसरा ऑप्शन है, 1968 तीसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन 1969 लिखा गया है, चौथा ऑप्शन 1959 लिखा गया है। तो आप लोगों को अभी हम एक प्रश्न में ट्रिक बताए हैं इसका, जैसे आप लोग समझ सकते हैं राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहले ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये सब चीज़ें आज़ादी के तुरंत बाद हो रही थी। तो आप यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे, जैसे इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 पे रखते हैं, इसको 3 पे रखते हैं, इसको 4 पे रखते हैं। तो पहला आपको नहीं टिक करना है, हमने बोला था। दूसरा टिक कर देंगे तो इस प्रश्न का राइट जवाब आपको मिल जाएगा। आपको पता नहीं है फिर भी आप इसको सही कर पा रहे हैं। ऐसे आप 2 प्रश्नों को सॉल्व कर दिए हैं इस सेट में। ऐसा नहीं, इसको हम आप बता रहे हैं 60% सही होने के चांस रहते हैं, इस पर आप रिस्क ले सकते हैं। सही हुआ तो सही होने का चांस रहता है, 60 to 70% किसी किसी में चांस रहता है। जैसे इसी सेट में 2 प्रश्न आप लोगों को हमने ट्रिक ये बता दिया। ये ट्रिक आपको यूनिवर्सल ट्रिक है, ऐसा नहीं कि कहीं पर लागू होगा कहीं पर नहीं अप्लाई होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी चीज़ें बताएंगे वो ऑथेंटिक होगी, वो 100% प्रूफ के साथ बताएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया था? तो 100वां अंतरिक्ष मिशन इसमें पूछा गया है। सितंबर 2010 पहला ऑप्शन दिया गया, सितंबर 2012 दूसरा ऑप्शन दिया गया, सितंबर 2014 तीसरा ऑप्शन दिया गया, सितंबर 2009 चौथा ऑप्शन दिया गया। तो 100वां अंतरिक्ष मिशन, ये भी आपको याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई समझने वाला चीज़ नहीं। अगर आपको याद है तो आप सही टिक कर पाएंगे, नहीं तो आपको स्किप करके आना पड़ेगा, इसको स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा सितंबर 2012 में भारत अपना अंतरिक्ष का 100वां मिशन शुरू किया था। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी टफ कठिन प्रश्नों में से एक है, क्योंकि इतना बारीक स्टडी कौन कर पाता है कि 100वां मिशन कब हुआ था, 99 मिशन कब हुआ था। हाँ, कोई लेटेस्ट मिशन हुआ होगा। अब 2012 में 100वां हुआ था और 2021 में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं कितना गैप है? लगभग कितना हुआ, 9 साल का गैप है। अभी लेटेस्ट होता तो लोगों को याद भी रहता। तो इस प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इसको छोड़ के आएंगे। लेकिन हाँ, जो आसान प्रश्न है उसको आपको अच्छे से करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इनपुट आउटपुट, जहाँ नॉर्मल प्रश्न आते हैं कंप्यूटर पे, वहाँ इनपुट आउटपुट से प्रश्न बन ही जाता है। तो लाइट पेन पहला ऑप्शन दिया गया है, प्लॉटर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ट्रैक बॉल तीसरा ऑप्शन दिया गया है, टच स्क्रीन चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इनपुट डिवाइस नहीं पूछा है, तो लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, यहाँ लिख देते हैं इनपुट है। प्लॉटर ये प्रिंटर होता है, और प्रिंटर हमेशा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। ट्रैक बॉल ये भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, इससे गेम ऑन खेला जाता है, गेमिंग। टच स्क्रीन आप सभी लोग परिचित हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है, जैसे आपके मोबाइल में हो जाता है या पैड में हो जाता है, सॉरी टैब में हो जाता है, या इसी को टैबलेट भी बोला जाता है, इसी को टैबलेट भी बोला जाता है। आजकल तो टच स्क्रीन वाले वो लैपटॉप भी आने लगे और कंप्यूटर भी दे रहे हैं टच स्क्रीन। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है सब। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्लॉटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? स्टैटिक का यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन दिया गया है पाथे पंचाली, दूसरा जलसा घर, तीसरा चारुलता, चौथा ऑप्शन अपूर्व संसार। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा जलसा घर। इस सब प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये कभी भी पेपर में आ सकते हैं, आरआरबी के या अदर एग्जाम्स में भी ये काम देंगे। कोई भी और एग्जाम आप देंगे जहाँ जी की जीएस आता है, वहाँ भी ये काम देगा, क्योंकि बदलेगा नहीं चीज़ें। जब कठिन बनाएगा तो ये सब प्रश्न वहाँ पर आपको बहुत डायरेक्ट मिल जाएंगे, हूबहू यही प्रश्न दिखेगा पेपर में। तो विश्वास करके आप सभी लोग पढ़िए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण द्वारा मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। शुद्ध निवेश सकल निवेश प्लस मूल्यह्रास, शुद्ध निवेश सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास इज इक्वल टू शुद्ध निवेश प्लस सकल निवेश, सकल निवेश इक्वल टू शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा
शुद्ध निवेश इज इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास इसी को कहीं कहीं घिसावट भी लिख के आता है, घिसावट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 राइट प्रश्न होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इकोनॉमी का प्रश्न है। यहाँ दिया गया है, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो महात्मा गांधी पहला ऑप्शन दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल तीसरा ऑप्शन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। और कभी कभी पूछ लेता है आयोजन कहाँ हुआ था, तो लंदन में आपको ध्यान में रखना है। एक चीज इसमें और महत्वपूर्ण होती है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे और उस समय के एक बेहतरीन राजनीतिक भी थे। वैसे तो मल्टी डायमेंशनल इनके पास प्रतिभा थी, राजनीतिक थे, अर्थशास्त्री, और फिर यहाँ पर आप सब लोग समाज सेवी भी समझ सकते हैं, समाज सेवी। तो किसी भी नाम से इनको पुकारा जा सकता है क्योंकि ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उस अपने टाइम के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। सर्वाधिक तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न है, परंतु आपको यहाँ रीजनिंग लगाना भी है और जीएस का भी इसमें रोल है। आइए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है देखते हैं। एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आजकल तो ऐसे कथन और निष्कर्ष जीएस में भी पूछे जा रहे हैं जहाँ अच्छे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी चेक करना है, जितने भी नए लोग देख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। एक कथन के बाद दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क प्रबल है, सबल है। सबल है या प्रबल है, दोनों एक ही बात है। पहला कथन दिया गया, भारतीयों को जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तर्क इसके लिखा गया है। पहला तर्क है हाँ, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, अब लोग अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। तो जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, तो इसको आपको अपने विवेक से लगाना रहता है, क्योंकि कहीं पर भी आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न पेपर में आए। इसमें विवेक ये काम करे आपको कि यह भी हाँ ठीक बात है, यह भी ठीक बात है। इसको आप तभी हाँ सही कर पाएंगे, यह भी ठीक बात है, यह भी ठीक बात है, ऐसे टिक करेंगे। जो गलत रहेगा उसको गलत टिक कर देंगे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ अधिक शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, यह भी ठीक बात है लोग, और बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है, यह भी ठीक बात है। तो दोनों यहाँ कथन प्रबल हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? कृत्रिम बंदरगाह यहाँ दिया गया है और पूर्वी तट पर स्थित है। तो चेन्नई पहला ऑप्शन दिया गया है, कांडला बंदरगाह दूसरा ऑप्शन दिया गया है, विशाखापट्टनम बंदरगाह तीसरा ऑप्शन दिया गया है, पारादीप बंदरगाह चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? बाह्यदल, पहला ऑप्शन दिया गया पंखुड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया गया पुंकेसर, तीसरा ऑप्शन दिया गया बीजांड, चौथा ऑप्शन दिया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब हो जाएगा अंडाशय के अंदर छोटे मनके, तो बीजांड राइट प्रश्न होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य स्थितियों में अम्ल की क्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? तो दीर्घ पहला ऑप्शन दिया गया है, जठर ग्रंथि दूसरा ऑप्शन दिया गया है, श्लेष्म तीसरा ऑप्शन दिया गया है, एंजाइम चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा श्लेष्म। श्लेष्म जो होता है अम्ल की क्रिया से अमाशय की आंतरिक भाग में रक्षा करता है। जैसे हमारा अमाशय कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से अमाशय की संरचना होती है। तिरछी आकृति में या घुमा देते हैं इसको। तो यहाँ पर एक श्लेष्म आवरण होता है, जो अम्ल निकलते हैं भोजन को पचाने के लिए, उससे हमारी रक्षा करता है श्लेष्म आवरण। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्पेनिश ला लीग का खिताब 2019-20 में किसने जीता? अब देखिए स्पेनिश ला लीग, सॉरी ये रिपीट हो गया, इसमें रियल मैड्रिड एफसी हमने करवाया था, तो आपको याद नहीं करना है ये प्रश्न, बस वैसे ही आपको देख लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करता है। कथन यहाँ दिया गया है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, और सिलोजिज्म एक चैप्टर होता है, वहाँ भी जीएस का इम्पोर्टेंस रहता है, तो इसलिए हम इस प्रश्न को शामिल कर लिए हैं आप सभी को दिखाने के लिए। और इसमें एक रिंग से सॉल्व किया जाता है पेपर को, रिंग बना के, और एक 50 और 100 का 50% और 100% का रूल लगा के सॉल्व किया जाता है। जो भी आपको पता होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल होंगे, उस मेथड को अप्लाई कर लेंगे। दोनों मेथड इसमें सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी केस चौपैया हैं, पहला कथन दिया गया है सभी केस, इसको हम केस मान लेते हैं, इस रिंग को चौपैया दिया गया, चौपैया है। सभी चौपैया वाहन है, सभी चौपैया वाहन है, यह भी मान लेते हैं, ठीक है। तो सभी वाहन चौपैया हैं, सभी वाहन चौपैया हैं, एक गलत बात है इसमें। सभी केस वाहन है, ये ठीक बात है, क्योंकि केस यहाँ है, वाहन रिंग के अंतर्गत आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ सही है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा केवल 2, पहला ऑप्शन यहाँ सही है। यहाँ भी आपका लॉजिक काम करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और कभी भी कथन निष्कर्ष वाले जो जीएस के प्रश्न बनते हैं, इन्हीं सब तरीकों से सॉल्व किया जाता है, इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है कि किसी को गलत काटना है, किसी को सही काटना है, चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे एक दूसरे में लिंक करना रहता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य? यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है, तो इसमें चीन सही था। तो आप आशा करते हैं आप सभी लोग इसको तुरंत रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो पढ़ने का यही फ़ायदा है, तुरंत आपके दिमाग में चीन आ गया होगा, तो आप समझिए कंसंट्रेशन आपका ठीक ठाक है। चलिए आज रिपीट हुआ तो इसका फ़ायदा मिल गया कि अपना कंसंट्रेशन कैसे हमें पता करना रहता है, इससे आपको पता चल जाएगा कंसंट्रेशन आपका ठीक ठाक चल रहा है। यदि आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप बेमन के पढ़ रहे हैं, पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी आपको जीके जीएस से रिलेटेड कॉमन सेंस काम देगा,
विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो एक निश्चित रूप से दिए गए शब्दों के समान है। अस्तबल, बिल दिया गया है, घोंसला। अस्तबल दिया गया है, बिल दिया है, घोंसला दिया है। ये सभी क्या है? ये घोड़े के रहने के स्थान है। बिल में चूहा रहते हैं, घोंसले में चिड़िया रहती है। ये सभी के निवास स्थान है। अगर आपने इतना लिंक कर लिया, कठिन से कठिन प्रश्नों में अगर लिंक आपने कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। पतला यहाँ दिया गया है, झुंड दूसरा ऑप्शन दिया गया, शहर तीसरा ऑप्शन दिया गया, गुफा चौथा ऑप्शन दिया गया। वैसे इस प्रश्न में आप सभी को शहर और गुफा में कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन आपको हमें यहाँ शुरुआती रहन सहन देखना है, इनिशियल स्टेज का। तो शहर तो ठीक है, लेकिन यहाँ शुरुआत में अगर देखेंगे तो गुफा में ही लोग रहते थे, आश्रय स्थल यही था, गुफा ही। तो इस प्रश्न का राइट जवाब गुफा ही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ मूल निवास स्थान आपको देखना है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। आज शहर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ नहीं, लॉजिक लगाना है। देख रहे हैं कितना बारीक चीज़ है यहाँ पे। बहुत लोग शहर लगा के चले जाएंगे, ऑप्शन सही रहेगा गुफा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तीसरा शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ बिहार झारखंड दिया है, छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ क्या प्रश्न आएगा? तो ऑप्शन में यहाँ देखेंगे महाराष्ट्र लिखा गया है, रायपुर लिखा है, छत्तीसगढ़ रांची लिखा है, मध्य प्रदेश लिखा है। तो इसमें देखेंगे तो क्या झारखंड बिहार में क्या संबंध है? अलग अलग स्टेट हैं। एक संबंध यहाँ मिल रहा है कि बिहार से झारखंड अलग होके बना है, अलग होके बिहार से झारखंड बना है। तो यहाँ पर हम क्या लिंक लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ कैसे बना है? यहाँ छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से बना है। अब यहाँ जीएस का पूरा रोल है। यदि आपको जीएस की जानकारी नहीं है, कितना भी आप रीजनिंग पर मास्टर हैं रीजनिंग में, तो आप नहीं कर पाएंगे इस प्रश्न को, क्योंकि वहाँ यही लिंक दिया गया है ना कि किस स्टेट से कौन सा स्टेट अलग हुआ है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी यहाँ राजधानी दे दिया होता पटना छत्तीसगढ़ की, तब यहाँ रायपुर हो जाता है। आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या लिखा गया है, क्या बताना चाह रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आज का यह लास्ट प्रश्न होगा। यह एक बिनारेख का प्रश्न है। इसमें भी आप सभी को थोड़ा बहुत कॉमन सेंस पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न में लिखा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे दिए गए बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। एक बेन आरेख ए है, एक सी है, एक बी दिया गया है, और ये तीनों में कॉमन रहता है, आप सभी लोगों को पता होगा। और ये दो में कॉमन है, ये भी एरिया दो में कॉमन है, ये भी एरिया दो में कॉमन है। मतलब इस सी प्लस बी का एरिया होता है, ए प्लस बी का एरिया रहता है, और ए जो है सी प्लस ए का एरिया रहता है। और ए वाला जो एरिया रहता है ए प्लस बी प्लस सी का रहता है। और ए वाला तो आपको पता होगा, सिर्फ ओनली सी ओनली बी ए ओनली बी। तो कौन सा सर्वोत्तम है? इसमें देखिए डॉक्टर आदमी छात्र, जैसे ऐसे बनाया है, डॉक्टर आदमी छात्र, मेज कुर्सी फर्नीचर, सोना चांदी आभूषण, परिवार माता पिता बच्चे। इसको ABC से इंडिकेट कर दे रहे हैं, इसको भी ABC से इंडिकेट कर दे रहे हैं, इसको भी ABC से इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो उसके बाद चेक करेंगे इसमें क्या है। सॉरी, ABC से मत इंडिकेट करिए, ऐसे ही देखिए। जैसे डॉक्टर आदमी छात्र, कुछ आदमी डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ आदमी छात्र भी हो सकते हैं। फर्नीचर में मेज भी आता है, कुर्सी भी आता है, देखिए कैसे इसको कर रहे हैं। आभूषण में चांदी भी आता है, सोना भी आता है। परिवार में माता पिता आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो ऐसे भी आप इसमें देख सकते हैं सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया, तीनों लगभग सेम दिख रहे हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब पहला ही हो जाएगा।
लेकिन अगर लॉजिक लगाना है इसमें आपको, तो आभूषण, सोना, चांदी में भी आपका दिमाग क्लिक करेगा और यहाँ भी आपका दिमाग क्लिक करेगा। परंतु यहाँ पर ज़्यादा राइट ऑप्शन डॉक्टर, आदमी और छात्र ही हैं। क्योंकि आभूषण में तो कोई जस्ते का भी आभूषण बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है, तो ऐसा लॉजिक यहाँ नहीं लगाना है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब पहला सही है। आइए आज का सेशन यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को शामिल करते हुए और एनसीईआरटी बुक्स के प्रश्नों को शामिल करते हुए और साथ ही साथ पीवाईक्यू फिर मुलाकात होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।